हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 6 है जिसमें हम लोग पॉलिटी का भाग 4 का क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग 4 के बारे में पढ़ा था, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग भाग 4 के क के बारे में पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग भाग 5 पे चले जाएंगे और उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। वैसे भाग 5 में बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, 52 से लेकर के 151 तक है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए भाग 4 का क के बारे में पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। तो मूल जो संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं था पहले। इसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसी में सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश करने पर भाग 4 का क बनाया गया, जिसमें आर्टिकल कौन सा रहा? 51 का क के तहत क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य पहले नहीं था हमारे संविधान में, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। इसे रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। अगर कोई मूल कर्तव्य नहीं मानता है तो कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके द्वारा 10 कर्तव्य और 86वां संविधान संशोधन उसके बाद हुआ, जो कि एक उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में सबको मिला करके 11 मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। मूल कर्तव्य की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, संसद, एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, पहला में लिखा गया है। दूसरा में क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन किया जाता है, जिसमें नारा है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित किया जाता है उसके आदर्शों का पालन करना चाहिए। ये दूसरा मूल कर्तव्य है हमारा। तीसरा है देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। चौथा है देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। हमारे देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। पांचवा है देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। हमारे देश में जितने लोग हैं उसके साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। तो ये हमारे 5वें मौलिक कर्तव्य है। छठा है देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। हमारे देश में बहुत कुछ अच्छी चीज़ है, जैसे ताजमहल, उसकी रक्षा करना, समृद्ध। और हमारे आज़ादी में बहुत कुछ हमारे क्रांतिकारियों ने किया था, तो उसके समृद्धि की रक्षा करना है। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आठवां में पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना है। नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना है, 10वां मूल कर्तव्य है हमारा। और 11वां क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके गार्जियन को उनको शिक्षा दिलाना, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। 11वां, जो कि इसको बाद में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। 86वां संशोधन 2002, मूल अधिकार 21 का क, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 21 का क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उसमें जोड़ा गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल कर्तव्य 51 का क, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें मूल अधिकार क्या जोड़ा गया था? 21 का क, आर्टिकल 21 का क है ना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और उसी के तहत 51 का क भी जोड़ा गया था आर्टिकल में, जिसमें
6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक द्वारा उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। तो इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और मूल अधिकार दोनों जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नोट में है, शोषण से कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं होता है। तो शोषण से कमज़ोर वर्ग जो होते हैं, पिछड़े अति पिछड़ा वर्ग, उसकी रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हम अपनी इच्छा से करते हैं किसी के लिए। तो चलिए, भाग 4 का क समाप्त होता है। अब हम लोग भाग 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि हम लोग अभी पढ़ लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग 5 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 5 में क्या है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 5, इसमें संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो देश है वो क्या है, यूनियन है, संघ है। तो इसी में राष्ट्रपति और उनके अधिकार और बहुत कुछ आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें बताया गया है भाग 5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 5 को। राष्ट्रपति के बारे में एक ट्रिक देखते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ट्रिक है 52 आर्टिकल 53-54। तो 52 में क्या है, इसका क्या है ट्रिक, क्या है, पकानी कोका दुयो दशम। तो 52, 53, 54, 55 में है को, 56 में का, 57, 58 दुयो 59, 60, 61 दशम। तो आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान होता है जो कि राष्ट्रपति, उनके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 54 में निर्वाचन, कैसे निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में क्या है, कोका मतलब कोटा के बारे में 55 में बताया गया है। 56 में क्या बताया गया है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, कितने साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन होता है, जैसे कि किसी की कार्यकाल के समय में ही मृत्यु हो जाती है। 5 साल का कार्यकाल है किसी राष्ट्रपति का और उसके बीच में ही 2 साल में ही मृत्यु हो गई, तो वो स्थान खाली हो जाता है, तो पुनर्निर्वाचन किया जाता है। तो ये आर्टिकल 57 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में है योग्यता, क्या क्या योग्यता है, तो 35 ईयर्स का कंप्लीट होना चाहिए। सबसे बड़ी योग्यता ये है, भारत का नागरिक हो, उन पर कोई भी ऐसे कंप्लेंट्स ना हो, मतलब वो दिवालिया ना किया हो, मतलब पैसा लूट के ना भागा हो भारत देश का, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तो ये सब हम लोग आर्टिकल 58 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 59 में क्या है, दशा, किस दशा में होगा। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 60 में। और आर्टिकल 61 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या है, इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद है वो औपचारिक नाम मात्र के लिए बस राष्ट्रपति का पद है, जो कि प्रमुख पद है। लेकिन यहाँ पे टोटल काम कौन करता है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री करता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन की महारानी वहाँ की होती है, लेकिन कार्य वहाँ की महारानी नहीं करती है, राष्ट्रपति नहीं करती है, प्रमुख वो होते हैं लेकिन बस नाम के लिए होते हैं। तो वैसे ही ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद। और यहाँ पे प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 53 है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। तो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, सभी कार्य पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया जाता है। लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान जो होता है, जो कार्य करता है, जिसमें हर चीज़ में सहभागिता होती है, किसकी होती है, प्रधानमंत्री का होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, पीएम का होता है। अब आर्टिकल 54 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका निर्वाचन एकल
संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा ही होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। हम लोग जो अपने तरफ से विधायक चुनते हैं, हम लोग अपने तरफ से जो प्रत्यक्ष रूप से विधायक चुने रहते हैं वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। हमें नहीं पता होता है कि कौन बनने वाला है राष्ट्रपति, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया: प्रथम चरण की मतगणना, फर्स्ट फेज काउंटिंग, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता वाली सूची की गिनती की जाती है। द्वितीय चरण क्या होता है? सेकंड फेज काउंटिंग में क्या होता है? इसमें द्वितीय वरीयता वाली सूची की गिनती की जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। अगर प्रथम चरण में मत बराबर हो जाती है तो द्वितीय चरण किया जाता है, जिसमें वरीयता वाली सूची की गिनती की जाती है। नोट में है वीवी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये लोग मतगणना करते हैं तो ऐसा होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों में सेम हो जाता है वोट, तो फिर द्वितीय चरण के द्वारा चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे तो उनके समय में ऐसा स्थिति आ गया था कि द्वितीय चरण में मतगणना करना पड़ा था। अप्रत्यक्ष मतदान: राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है राष्ट्रपति का, जिसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें जनता भाग नहीं लेते हैं, हम लोग भाग नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जो अपना प्रतिनिधि विधायक चुनते हैं वो लोग जाकर के वोट करते हैं और तब राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल: प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य, मतलब 28 और 3, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और 28 राज्य जो है इसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, मतलब वहाँ के जो विधेयक है वो सब भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राज्य विधान परिषद तथा राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य विधान परिषद तथा राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। जब मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य बन जाएगा तो वो भी फिर निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में, उसमें दिल्ली तथा पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, उसके द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी में भी विधानसभा का गठन किया गया था। 70वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। तो 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये भी 1990 में ही हुआ था। इसके द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी जो है वहाँ के निर्वाचन मंडल में भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं, अब वो लोग भी होने लगे हैं। विधान मंडल, इसमें VS है और विधान परिषद है और विधानसभा है, तो 28 है और 6 है, तो 6 इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि ये पूरा राज्य विधान परिषद में आता है, इसलिए ये लोग भाग नहीं लेते हैं, और ये 28 जो है ये लोग भाग लेते हैं। सांसद है, सांसद में लोक सदन है, इसमें 543 सीट होती है, और राज्य सदन है, इसमें 245 सीट होती है, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 12 मनोनीत सदस्य जो इसमें से 245 में होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भाग नहीं रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर हाल में 6 महीने के अंदर में करा लिया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा अगर भंग रह जाती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानसभा है वो भंग रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तो भी करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है 6 महीना के अंदर में ही, मतलब राष्ट्रपति का सीट खाली नहीं रह सकता है 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है अपने कार्यकाल में, 2 साल में या 3 साल में ही हो जाती है, तो फिर
उतने टाइम के लिए तो उपराष्ट्रपति रहेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन 6 महीना तक का समय रहता है। 6 महीना के अंदर में ही फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। तो अगर उस समय 2 या 2 से अधिक राज्य का जो विधानसभा होता है वो अगर भंग रहता है तो भी राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा। एक है एमएलए विधायक के वोट का वैल्यू। तो एक एमएलए जो होता है, राज्य का जनसंख्या होता है उसको भाग देते हैं राज्य का कुल एमएलए गुने 1000। तो राज्य में जो जितने भी एमएलए होते हैं उतना गुने 1000 होता है, उसको डिवाइड करते हैं कितना से, राज्य के जनसंख्या से, उतना एक एमएलए का वैल्यू होता है। नोट में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्योंकि हर जगह का जनसंख्या अलग होता है इसलिए, और हर जगह जो डिस्ट्रिक्ट भी वो अलग अलग नंबर में होते हैं, इसलिए वहाँ का वैल्यू भी अलग होता है एमएलए का। एक एमपी सांसद के वोट का वैल्यू कितना होता है? एक एमपी सांसद जिसका वोट का वैल्यू होता है कुल एमएलए का वोट बटे कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, जो कि कितनी होती है 543 और 233 दोनों मिला करके होता है। नोट में है कुल एमपी के वोट को मिला करके 5,49,498 के लगभग आता है। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट जो कि कितना होता है 5,49,495 वोट होता है। तीसरा है राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए के मतों का मूल्य 1971 के जनगणना के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी वाद विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो कभी भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। राष्ट्रपति की जमानत राशि जो होती है, चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं मिलेगी। अगर 1/6 भाग से कम मिलता है तो राष्ट्रपति बनता ही नहीं है, तो उसकी जमानत राशि नहीं मिलती है। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति होती है। तो किसी का भी जमानत जब्त हो जाता है तो वो अपमान का स्थिति उत्पन्न होता है उस समय। जमानत राशि जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कितना होता है 15,000 होता है। राज्य और लोकसभा निर्वाचन का 25,000। राज्य और लोकसभा निर्वाचन SC ST कास्ट के लिए 12,500 होता है। जनरल कास्ट के लिए 25,000 और जनरल में राज्यसभा और विधानसभा के लिए 10,000। राज्य विधानसभा तथा परिषद के लिए SC ST के लिए 5,000 रुपया होता है जमानत राशि। अनुच्छेद 55 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताया गया है। जमानत जब्त होने के बाद प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाता है। तो अगर किसी प्रत्याशी को कोटा से भी कम वोट मिलता है तो जीता हुआ रहेगा तो भी उसको हटा दिया जाता है और फिर से निर्वाचन किया जाता है, फिर से चुनाव किया जाता है। कोटा कितना होता है? कोटा बराबर होता है कुल कोटा बट्टे कुल प्रत्याशी +1 बट्टे +1। एग्जाम्पल में है कुल वोट अगर किसी का 60 है तो जमानत उसका कैसे होगा 1/6 गुने 60 = 10 वोट मिलेगा। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है जो कि 5 वर्षों का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल का। तो इसके बारे में पहले भी हम पढ़े हैं कि अगर 5 साल से पहले भी किसी कारणवश या तो मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश अगर हट जाते हैं राष्ट्रपति, तो फिर जो भी समय बचा रहेगा 5 वर्ष में, जैसे 3 वर्ष बाद अगर होता है मृत्यु या कुछ भी, तो 2 वर्ष के लिए नहीं आएगा, बल्कि जो दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही आएगा। नोट में है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। अब हम लोग आर्टिकल 57 के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 57 के बारे में पढ़ते हैं। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो एक ही राष्ट्रपति जो होता है वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, जो कि अभी तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो दोबारा निर्वाचित हुए थे। अनुच्छेद 58 है जिसकी योग्यता, जिसमें बताता है राष्ट्रपति का क्या योग्यता होनी चाहिए। चलिए उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी राष्ट्रपति बनेगा। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, जो पहले लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
और 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। नोट में है, प्रस्तावक तथा अनुमोदक वही सदस्य बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। तो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं वही लोग प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति प्रस्तावक तथा अनुमोदक नहीं बन सकता है, मतलब एक आदमी बस एक ही चीज़ बन सकता है, दोनों साथ में नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 59 में है, उसमें क्या दशाएं, क्या शर्तें बताई है जो कि राष्ट्रपति के बारे में बताई है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 59 में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है, पागल या दिवालिया न हो, या तो वो पागल न हो और दिवालिया भी न हो। दिवालिया मतलब कि पैसे लूट करके चला गया हो, उसको दिवालिया करते, तो वो भी ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी लाभ के पद पर ना हो, नौकरी में ना हो। संसद या विधान मंडल में किसी भी का भी सदस्य ना हो। ये संसद या विधान मंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। तो पहले वो या तो संसद या विधान मंडल में वो सदस्य रहता है, तो जब वो राष्ट्रपति बनता है तो शपथ लेने से पहले ही वह अपने सदन, या तो विधानमंडल का सदस्य है या फिर संसद का सदस्य है, उसकी सदस्यता त्याग देता है। नोट में है, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, संघ या राज्य का मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं होता है, ये जनता के सेवक है। तो जो वो तो सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये सब जो लाभ का पद कहलाता है, जो भी सरकारी नौकरी होती है वो लाभ का पद कहलाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी लाभ के पद पर होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे, वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जबकि राष्ट्रपति पहले उसको त्यागना पड़ेगा, उसको नौकरी त्यागना पड़ेगा। जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक या जो भी मंत्रिमंडल जो होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, राज्यपाल, ये लोग लाभ के पद पे नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ये लोग जनता के सेवक है, ये लोग हमारे सेवक है, क्योंकि हम लोग ही उनको चुनते हैं अपना काम करवाने के लिए। आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 है जिसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। तो आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाने का कार्य होता है वो किसका होता है, तो सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका काम होता है। उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीश जो होते हैं उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिला सकते हैं। अगर वो अनुपस्थित होते हैं किसी कारणवश, या तो बीमार है या कुछ भी है, तो उनके जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट में और भी 33 न्यायाधीश जो होते हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलाते हैं। अब हम लोग महाभियोग के बारे में पढ़ते हैं जो कि आर्टिकल 61 में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाभियोग। ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग का जिक्र किसमें किया गया है। तो आर्टिकल 61 में किया गया, अनुच्छेद 61 में किया गया है महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाया जाता है उसी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग होता है। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे सांसद की कार्यवाही या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे महाभियोग नहीं कहते हैं। जो राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है उसी को बस महाभियोग नाम दिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कहाँ से लिया गया महाभियोग का, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल कितने में है, तो आर्टिकल 61 में है, महाभियोग के बारे में बताया गया है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, इसमें विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। महाभियोग में सांसद के दोनों सदन से निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का क्या क्या कारण होता है इसके बारे में देखते हैं। 3 कारण होते हैं। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता है, या तो संविधान का पालन या भंग करता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। मंत्रिमंडल के सलाह को न माने, क्योंकि मंत्रिमंडल से ही वो बनता है राष्ट्रपति, और तब वो मंत्रिमंडल के सलाह को नहीं मानेंगे तो मंत्रिमंडल ही उन पर महाभियोग लगाते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं। किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, किसी दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में अगर आ जाता है, दूसरे राष्ट्र को अच्छा मानने लगे, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करता है उसे अनुमति लेने के लिए कितना चाहिए, 1/4 मत होना चाहिए। और अगर 1/4 मत मिल जाता है
तो महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है तो फिर उसकी आगे बढ़ती है, जिसमें और जब वो आगे बढ़ती है तो महाभियोग जो पारित कब हो जाता है, जब वो 2/3 हो जाता है, बहुमत से पारित हो जाता है। 2/3 मतलब तीन हिस्से का 2 हिस्सा अगर लोग सहमत हो जाते हैं उस चीज़ से तो ये महाभियोग पारित हो जाता है। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व में इसकी राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति माफ़ी मांग लेते हैं, अगर कुछ भी ऐसा गलत किए रहते या तो मंत्रिमंडल का बात नहीं माने रहते या कुछ भी अगर वो गलत किए रहते हैं जिस कारण से उन पर महाभियोग लगाया जाता है, तो वो अगर सामने वाले सदन में जाकर के अपनी बात रखते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं या फिर कैसे भी बात अपनी मनवा लेते हैं तो महाभियोग को हटाया जा सकता है, महाभियोग को हटाया जा सकता है। किंतु यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर देगा, पहला सदन तो कर ही दिया 2/3 से और दूसरा सदन भी 2/3 से अगर महाभियोग को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर ही फिर दूसरा चुनाव किया जाएगा राष्ट्रपति का, क्योंकि 6 महीना मैक्सिमम 6 महीना तक ही पद खाली हो सकता है। 6 महीना के अंदर में ही दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। नोट में है, महाभियोग में सदन की कुल संख्या 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, न कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। मतलब जितने भी सदस्य है टोटल का 2/3, ऐसा नहीं है कि कुछ अनुपस्थित है तो उतना का 2/3 नहीं, टोटल जितना होता है उसका 2/3 भाग बहुमत होना चाहिए। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्योंकि सदन से पारित हो जाने के बाद इसकी जाँच और किसी भी समिति या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा नहीं होती है ये प्रक्रिया। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हैं, जब से संविधान हमारा बना है, हमारा देश लोकतंत्र हुआ है, तब से एक भी महाभियोग नहीं लगा है, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 62 है जिसमें क्या बताता है, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 62 में। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त हो जाता है। 5 परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। किस किस स्थिति में होता है, कार्यकाल की समाप्ति हो गई, 5 साल पूरा गया तो फिर खाली हो जाता है, फिर चुनाव करके दूसरा राष्ट्रपति चुनाव जाता है। और महाभियोग जब लग जाता है तब त्यागपत्र अगर कोई राष्ट्रपति खुद से दे देता है तब रिक्त हो जाता है। अगर किसी राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के समय में ही मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। निर्वाचन अवैध होता है, अगर अवैध निर्वाचन किया गया हो उसका पता चलता है तो खाली, तब राष्ट्रपति नहीं बनते तो वो खाली हो जाता है, फिर से निर्वाचन किया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए। अगर किसी का 5 साल पूरा जाता है तो वो तब तक रहता है अपने गद्दी पर, अपने पद पर, जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हो नहीं जाता, दूसरा आदमी शपथ ले नहीं लेता है। शेष 4 परिस्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है और शेष जो 4 हो जाते हैं या तो मृत्यु हो जाती है या महाभियोग अगर लग जाता है या फिर वो त्यागपत्र दे देते हैं तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। वीवी गिरी 3 मई 1669 से 20 जुलाई 1669 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे। वीवी गिरी जो है वो 3 मई 1669 से 20 जुलाई 1669 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे। जाकिर हुसैन के बाद ये आए थे, जब वो हट गए थे पद से उसके बाद आए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1669 से 24 अगस्त 1669 तक वीवी गिरी के त्यागपत्र, वो त्यागपत्र दे दिए थे खुद से वीवी गिरी। तो उसके बाद कौन आए थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो फिर राष्ट्रपति के कार्यवाहक बने थे। वी.डी. जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फर्रुखदीन अली अहमद के मृत्यु के कारण वो फिर आए थे। रिमार्क में है, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं लेता है बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश से करता है। राष्ट्रपति कभी भी स्वयं के
पूर्ण शक्ति से कभी भी कोई काम नहीं करता। जब मंत्रिमंडल उनको कुछ काम के लिए सिफारिश करती है, कुछ बात कहती है, तब उस पर वो साइन करते हैं और तब वो कोई निर्णय लेते हैं। इसीलिए अगर अवैध घोषित हो जाता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो फिर उनके द्वारा जो लिए गए जितने भी फैसले होते हैं उनको अवैध नहीं माना जाता है। तो चलिए, ये वाला चैप्टर तो बहुत लंबा है, तो अगले क्लास में हम लोग और कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।